नई दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन का हुआ स्वागत। ओबीसी समाज के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में हुआ चयन। तमाम नेताओं और मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था का निरीक्षण। सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विस्तृत जानकारी। गया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। पेशा कानून को लेकर रांची में राज्यपाल से मुलाकात। राजभवन पहुंचकर कुर्मी समाज ने की मुलाकात। कहा 22 की प्रथा को शामिल करना अनिवार्य है। और एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन। सीएम आवास घेराव के लिए सड़कों पर उतरे हजारों युवा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गांधी मैदान के पास रोका। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए द्वारा राधाकृष्णन का चयन ओबीसी समाज के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में किया गया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का सुंदर उदाहरण है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री समेत कई नेता भी मौजूद रहे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकेडमिक ब्लॉक, टेक्निकल ब्लॉक, लैब, प्रशासनिक भवन, क्लासरूम सहित पूरे परिसर का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं के साथ साथ शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा मौजूद रहे। गया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2005 में ही बिहार से चोरों को भगा दिया गया था, लेकिन अब आरजेडी और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई की तरह साथ खड़े हैं। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में घोटालों का पहाड़ खड़ा हो गया था और बिहार बदनाम हुआ था। उस दौर में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी वोटरों को हटाना पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार में बिहार का विकास ठप रहा। उनकी नीतियां सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आधारित थी। बीजेपी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और फर्जी वोटरों को हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। भाषण को मैं देखा, कह रहे हैं कि चोर को भगाओ, अब बिहार को बचाओ। आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोर को भगा दिया। चोर कैसा? चारा की चोरी किसने की? चारा चोर को। अलकतरा की चोरी किसने की? अलकतरा चोर को। बाढ़ के समय दूध की चोरी किसने की? उस दूध के चोर को। वर्दी की चोरी किसने की? उस वर्दी के चोर को। यानी लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में घोटालों का पहाड़ खड़ा हो गया था और बिहार बदनाम हो गया था। एक परिवार ने अपने परिवार के सुख के लिए, संपत्ति के लिए यहां घोटाला ही घोटाला कर दिया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कहीं अस्पताल में व्यवस्था नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं था, विधि व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं था। अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अपराधी उनके मिनिस्टर के आवास में होते थे। नगर विकास मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के जमशेदपुर स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय रामदास सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी स्वर्गीय सोरेन को परिजनों के साथ हर समय खड़ी रहेगी। साथ ही रामदास सोरेन के निधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। रामदास दा के
निजी आवास पर उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं और कहीं न कहीं रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में अलग राज्य के आंदोलन से लेकर मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से सींचा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम इसको कोल्हान की क्षति न बोल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे झारखंड की क्षति कहेंगे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति, उम्र में हमसे बड़े थे, हम लोगों ने सब दिन उनको दादा ही कहा। मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी थे, हर मुद्दे पर, खास करके झारखंडियों के हितों के मुद्दों पर हमेशा बात होती थी और हमेशा रामदास दा का एक समर्पण तो उनके आंख से दिखता था और उनकी बोली और वचन में भी दिखता था कि उनका जीवन झारखंडियों के लिए था। पेशा कानून को लेकर कुर्मी समाज के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे समाज के प्रमुख नेता शीतल औधार और समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी पूर्व जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि जनजाति पेशा कानून का समर्थन करती है, लेकिन इसमें कुर्मी समाज की प्राचीन बाईसी प्रथा को शामिल करना अनिवार्य है। बिना इस परंपरा के शामिल किए पैसा कानून लागू करना कुर्मी समाज के लिए काला कानून साबित होगा। कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात की और एक मांग पत्र देकर आग्रह किया गया है कि जो पेशा एक का जो ड्राफ्टिंग बना है, उस ड्राफ्टिंग में जो कुर्मी समुदाय का जो बाईसी प्रथा है, उस प्रथा को उसमें ऐड किया जाए। इसलिए उसको ऐड करने की बात आ रही है कि कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और कुर्मी जनजातियों का अपना एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कुर्मी जनजाति अपना जीवन व्यापन करते हैं। वो उसका सारा मड़िला महतो से लेके परगना से लेके सारा व्यवस्था है। व्यवस्था के तहत ही हमारा जो जितना जन्म से लेके मृत्यु तक का जो संस्कार है, सभी संस्कार उसी के तहत कुर्मी जनजाति करती है। 6 सितंबर 1950 से पहले हम लोग एक सशक्त जनजाति थे और 6 सितंबर 1950 के बाद जो एसटी का लिस्ट बना, उसमें कुर्मी जनजातियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं किया। तो हम एक सशक्त जनजाति हैं इस राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के, और एक जनजाति होने के नाते कुर्मियों का जो बाईसी प्रथा जो है, उसको रूढ़ी प्रथा जो है, उसको जो पेशा ड्राफ्टिंग जो हुआ है उसमें ऐड करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ आएंगे। अभी हम लोग पेशा एक का स्वागत कर रहे हैं कि हम भी जनजाति हैं और मेरे हित में, जनजातियों के हित में पेशा कानून लागू होगा, लेकिन उसमें हमको अधिकार चाहिए। हम एक सशक्त जनजाति हैं, बाकी जनजातियों का अधिकार मिलेगा और कुर्मी जनजाति को अधिकार अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। आज जो पेशा कानून सरकार लगा रही है, इसका जो आधार है, हमको जब पेशा इन लोग शेड्यूल एरिया में लगाना चाह रहे हैं, शेड्यूल एरिया का संविधान में आपका 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइब एसटी। प्रीपोंडरेंस मतलब एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट माने बहुसंख्यक, माने बहुत ज्यादा। तो आपका जितना जिला है, इधर रांची जिला हो, पूर्वी सिंहभूम हो, आपका सरायकेला खरसावां हो, यहाँ पर तो नहीं है उन लोग। यहाँ पर हम हैं, तब मिला के इन लोग उसको 2007 में जो भेजा था, 2007 में क्या बोला गया था उस टाइम कि इन लोग तो गैर अधिसूचित आदिवासी है, इसलिए हम लोग को सब ले करके उन लोग बढ़ा दिया और आज इसको शेड्यूल एरिया में घोषित कर दिया। रांची जिला हो, चाहे पूर्वी पश्चिम सिंहभूम हो, चाहे सरायकेला खरसावां हो। लेकिन आज क्या स्थिति हो गया? उस टाइम देखिए 77 में जो था शेड्यूल एरिया, उस टाइम आपको पूर्वी सिंहभूम नहीं था, दलबोमगढ़ सब डिवीजन उस टाइम नहीं था। तो बाद में कैसे आप जोड़ दिए? कहां से उस टाइम आदिवासी पॉपुलेशन आ गया भाई? तो हमको आप आदिवासी मान में ही नहीं रहे हैं और काम के टाइम आदिवासी मान दे रहे हैं। जो आपका फायदा होगा तो आदिवासी मान करके कानून बना दे रहे हैं, जिस कानून के तहत हम, मेरा कुर्मी लोग, महतो लोग वंचित हो जाएंगे और माना सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएंगे आज का दिन में, जो पैसा लागू हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, जहां पर ऐसा पंचायत भी है जहां पर एक भी आदिवासी नहीं है, वहां पर दूसरे जगह से लाकर मुखिया बैठा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा माने हम लोग का संविधान ऐसा नहीं बोलता है। संविधान इवन हम लोग का पंचायत कानून जो है उसमें ही बोलता है कि जहां मेजोरिटी है उसके आधार पर होगा। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग का झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो मूलवासी जो है आदिवासी छोड़ के, उन लोग का क्या होगा?
उन लोग कहां जाएंगे? उन लोग झारखंड बनाया, झारखंड में उन लोग का योगदान सबसे ज्यादा रहा, और झारखंड बनने के बाद जो कानून बना, कानून में हम वंचित रह रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जा रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे? यही राज्यपाल को, महामहिम को बोले। नागपुरी भाषा परिषद के बैनर तले एक सदस्यीय टीम झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची, जिसमें पद्मश्री मधु मंसूरी, महासचिव शकुंतला मिश्र सहित सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर नागपुरी भाषा को बेहतर पहचान दिलाने के लिए अवगत कराया। मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी और महासचिव शकुंतला मिश्रा ने कहा कि नागपुरी झारखंड के मूल निवासी सदान एवं कई जनजातियों की लोकप्रिय मातृभाषा एवं दोनों समुदाय को जोड़ने वाली संपर्क है। आज झारखंड के कई ऐसे सरकारी विद्यालय और बगैर शिक्षण के बच्चे इस विषय पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार विद्यालयों में नागपुरी शिक्षण रख दे तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस राज्य में नागपुरी भाषा का बड़ा ही पहचान रही है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे तो इस पर बेहतर हो सकता है। आज हम लोग ये पांचों आदमी नागपुरी भाषा को लेकर माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे। आश्वासन मिला कि जो आप लोग प्रतिवेदन दिए हैं, इसको हम मुख्यमंत्री महोदय को भेज देंगे। हम आप लोग से को सलाह देते हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलिए इसी संबंध में। नागपुरी भाषा में क्या मांग कर रहे हैं? नागपुरी भाषा में आदमी बोलचाल में अपनी जबान से उलट पलट बात बाया दहिना बोलता है, ज्ञान नहीं रहता है या बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है। जिस बात यह है प्योर नागपुरी भाषा, यहाँ नागपुरी भाषा इस राज्य का संपर्क भाषा रहा है और राजतंत्र में ये 2000 साल राजभाषा रहा है। कोई बोल देता है नागपुरिया है, अरे नागपुरी बोलो, नागपुरी बोलने वाले को आप नागपुरिया बोलिए, लेकिन भाषा है नागपुरी। तो इस तरह से आदमी अब भ्रम कर देता है बोलते बोलते। ये शुद्ध रूप से नागपुरी भाषा है। अब सेंसस आ रहा है, भाषाओं की गणना हो रही है, तो उसमें भी शुद्ध रूप से जाना चाहिए। अब कोई बोल देता है सादरी, ये बात सच है कि आदिवासी दो रूप में दिखता है, सदान और आदिवासी। कोई बोलता है नागपुरी को ये सदान लोग का भाषा है, चलो वो मान लिया, लेकिन सदनिया तो सदन, ये सब तो अब भ्रंश बात है। इसको शुद्ध रूप से बोला जाए, ये नागपुरी भाषा है। दो मुद्दों को लेकर हमने आज हमारे महामहिम से बातचीत की है। पहला मुद्दा है नागपुरी के नामकरण से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि इस भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य, जिसे NPR कहते हैं, उसमें अनुदेश पुस्तिका 2020 जारी हुई है और उसमें नागपुरी भाषा के लिए एक कोड में सदन और सादरी दिया गया है, जबकि दूसरे एक अलग कोड बनाकर उसमें नागपुरिया दिया गया है। जबकि नागपुरी मानक नाम है और नागपुरिया बोलें, सदानी बोलें, सादरी बोलें या कि आप छोटा नागपुरिया बोलें, ये पुकारू नाम है। जिस तरह किसी बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है जो मानक नाम माना जाता है, उसी तरह नागपुरी नाम मानक मानते हुए आज विश्वविद्यालय स्तर पर पठन पाठन का कार्य बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना की सड़कों पर लगातार छात्र और युवाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सोमवार को STT परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र गोलबंद होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले। बता दें कि पहले भी इस मुद्दे पर छात्रों ने आंदोलन किया था, जिसके दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। उस समय सरकार के प्रतिनिधियों से छात्र नेताओं की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलने से छात्र नाराज हैं। आंदोलनकारी छात्र युवा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए TRE-4 परीक्षा से पहले STT परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी STT की परीक्षा संभव नहीं। फिलहाल हजारों की संख्या में जुटे छात्रों को पुलिस ने गांधी मैदान के पास रोक रखा है और हालात पर नजर बनाए हुए है। परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियां बताते हुए सहायक आचार्य अभ्यर्थी के छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने अपने सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गड़बड़ी के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग जिले में SC ST OBC बना करके रिजल्ट का प्रकाशन किया जाना, एक ही मेरिट संख्या को 8 जिले में रिपीट होना, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये व्यापक गड़बड़ी है। इसलिए राज्यपाल से मिले और परीक्षा परिणाम को
सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 के संबंध में आज महामहिम राज्यपाल से मेरा मुलाकात का समय मिला हुआ था, जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो व्यापक गड़बड़ियां किए जा रहे हैं उस मुद्दे को है सो मैं महामहिम के सामने रखा हूं। वो भी 100 पेज के एविडेंस के साथ रखा हूं। एक ही अभ्यर्थियों को अलग अलग जिले में SC, ST, OBC बना करके है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाना, एक ही मेरिट संख्या को 8 जिले में रिपीट होना, एक ही अभ्यर्थी को 8 जिले का है सो अभ्यर्थी बना दिया जाना और उनको रिजल्ट दिया जाना, ये व्यापक गड़बड़ी है। और आपका बता दें अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% है सो मार्क्स लाना था, लेकिन JSSC जो है सो 37% वाले अभ्यर्थी को 32% वाले अभ्यर्थी को है सो रिजल्ट। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार हरि ने महामहिम राज्यपाल को अपनी 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। हाड़ी जाति की विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को अवगत कराते हुए कहा कि हमारा समाज शुरू से उपेक्षा का शिकार रहा है। सरकारी संस्था हो या निजी संस्था, सभी जगह सफाई का काम हमारे समाज के लोग ही करते हैं। कोरोना के समय में भी हमारे समाज के लोगों ने अपने कार्य का परिचय देते हुए लोगों की जीवन रक्षा करने का काम किया, पर आज भी वे अपने अधिकार से उपेक्षित है। यही वजह है कि आज हम महामहिम राज्यपाल को अपना मांग पत्र सौंपने पहुंचे हैं। विगत 7 अगस्त को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर के हाड़ी समाज के हाड़ी अधिकार महाधरना हम लोग कार्यकर्ता लोग जुटे थे और 13 सूत्री मांग था। तो उसी आलोक में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से हम लोगों का समय मिला था। हम लोग मिले, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका जो मांग है वो जायज है, संवैधानिक है और मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रसरित कर दूंगा आपका ये पत्र जो है 13 सूत्री मांग। और सरकार जो है कि इस पर गंभीर हो गए, उनका भी इस तरह का जो ओपिनियन था। और हम लोग जो है कि उनसे अपने बातों को पूर्व में भी मिले थे। उन लोगों का कहना था कि जो आप लोगों का डिमांड है, विशेष करके शिक्षा का जो है, सफाई कर्मचारी का स्थायीकरण को लेकर के, इन सब मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल गंभीर थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कि इस पर जो है कि चिंता कर रहे हैं और सरकार को हम लोग जो है कि इससे अवगत कराने का काम। खबर मसौड़ी के पुनपुन से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मण झूला का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके निर्माण कार्यों को लेकर बिहार राज्य पुल निगम के अभियंता कुमार गौरव ने बताया कि 30 अगस्त तक लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला को देखते हुए इस पुल का उद्घाटन संभवतः 6 सितंबर के पूर्व हो सकता है। बताते चले कि लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस पुल का निर्माण होने से न केवल पटना जिले के लोगों को लाभ होगा, बल्कि देश विदेश से पिंडदान करने आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। निर्माण 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा और 6 तारीख से पहले इसका उद्घाटन करा दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर हम लोग एक लोड टेस्ट कर रहे हैं और आपका फिर ट्रैफिक चालू होगा। कुछ जो फिनिशिंग का काम बचा हुआ है वो पैरेलल। वज्रपात से लोगों को बचाने के उद्देश्य से रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज डीसी कार्यालय से वज्रपात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियो विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी कि वज्रपात से कैसे बचा जाए। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया, राज्य सरकार के द्वारा वज्रपात से बचने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए ये रथ भेजा जा रहा है ताकि लोग इससे बच सकें। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की, दामिनी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जाने। इस बार झारखंड में 3 गुना से अधिक बारिश हुई है, कुछ घटनाएं भी हुई हैं। राज्य सरकार के द्वारा ये वज्रपात को मिटिगेशन करने के लिए, उससे बचाव के लिए, अवेयरनेस के लिए 4 प्रखंडों में इसको भेजा जा रहा है। 2 सप्ताह से भी ज्यादा ये चलेगी और इसके माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कैसे वज्रपात से जो अपने आप को बचाया जा सकता है। और 2 एप्लीकेशन है मोबाइल के, उसको निश्चित रूप से हर एक नागरिक को रखना चाहिए। एक दामिनी और एक सचेत, जिसमें जो अलर्ट्स आते हैं कहीं पे भी जिस इलाके में आप हैं, जीपीएस के आधार पर वहाँ बारिश का हो या वज्रपात का, और उसी तरह दामिनी एप्लीकेशन पे भी आते हैं, तो उसके बारे में भी ये प्रचार प्रसार करें।
श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में मंगलवार को स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क फाइलेरिया की दवा दी गई। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि बच्चों के निरोगी जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये दवा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पहल को बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जसदीप कौर ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। फाइलेरिया की मेडिसिन फाइलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पैर कहा जाता है और झारखंड में इस बार 100% चांस है कि सभी लोग फाइलेरिया के कीटाणु से इन्फेक्टेड होंगे। जैसे कि देख रहे हैं 3-4 महीने से लगातार बारिश हो रही है, गंदा पानी जमा है, मच्छर पैदा हो रहा है, मच्छर काट रहा है। जैसे मलेरिया होता है वैसे ही फाइलेरिया होता है, बट मलेरिया के सिम्टम तुरंत आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट हो जाता है। फाइलेरिया का मच्छर आज काटेगा, इसका बीमारी 10-15 साल के बाद पैदा होगी। आज मच्छर काटेगा तो जरूरी नहीं है उसी समय 5-10-15 साल के बाद बंदे का पैर हाथ फूलना शुरू हो जाता है। एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो इसका इलाज नहीं होता है। ये बीमारी हो जाने के बाद इलाज नहीं होता और कोई भी दवा काम नहीं करती, लेकिन प्रिवेंट किया जाता है। पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुख्यात अपराधी विजय साहनी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान मुठभेड़ में विजय साहनी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन घायल आरोपी को पकड़कर इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल में भेज दिया। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विजय साहनी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वंचित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वंचित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। आज सूचना मिल रही थी कि कोई 2 बड़ी घटना करने जा रहे हैं ये। उसी क्रम में एक माल सलामी और आलमगंज की एक टीम बनाई गई और एसटीएफ की मदद से जहां पे ये अपना घटना का अंजाम देने। पटना पुलिस ने राजधानी में सक्रिय हथियारों की अवैध मरम्मत और बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देर रात पुलिस ने फुलवारी थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के सामने छापेमारी की, जहां से कई हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जेपी नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से लापता और पुराने हथियारों की रिपेयरिंग कर उन्हें बेचने का काम करता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अवैध धंधे में और कौन कौन शामिल है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की, यहां से भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस ने नशीला पदार्थ स्मैक भी बरामद किया है। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि अवैध हथियारों और नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की तत्परता से बिना किसी घटना और दुर्घटना के उसको कराया गया है। जगह जगह पे पुलिस तैनात थी और रात भर में जो 2 दिन चला है कार्यक्रम, सभी में पुलिस मुस्तैदी से जुटी रही, जिसके कारण से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सका। पुलिस की चौकसी के कारण कल कई जगहों से हथियार की बरामदगी हुई, शराब की बरामदगी हुई, इसके साथ साथ स्मैक की भी बरामदगी हुई है। इसी संबंध में आप लोगों से बात करनी थी। पहला मामला गजनी बाग और फुलवारी शरीफ से संबंधित है। इसमें ईआरवी को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति गजनी बाग क्षेत्र में हथियार के साथ गाली गलौज कर रहा है। सत्यापन हेतु जब लोग गए तो उस व्यक्ति की पहचान की गई और व्यक्ति के घर पर रेड किया गया। मनीष भूषण नाम के व्यक्ति हैं। इनके घर पर जब रेड किया गया तो इनके पास एक 2 नाली बंदूक, एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 2 फायर किया हुआ कारतूस और 2 खोखा। गया जिले के गुरारू बाजार में बीती देर शाम बड़ा हादसा हो गया। कई सालों से बंद पड़ी केरोसिन टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सबसे पहले छोटू पासवान टंकी में उतरा, लेकिन वह बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए सोनू और सागर भी टंकी में उतरे, लेकिन उनकी भी दम घुटने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुझे पता चला 30 मिनट के बाद दुर्घटना का। मैं गया तो देखा तीनों गिरे पड़े हैं। वहाँ पे कुछ रस्सी वगैरह और कुछ सरिया वगैरह पड़े हुए थे। उसके जुगाड़ से किसी तरह उनके कलाई में फंसा के रस्सी को
हमने बाहर खींच लिया और फिर बचाने का प्रयास किया। कम से कम 10 मिनट में रेस्क्यू कंप्लीट मैंने कर लिया था। तीनों को बाहर निकाल लिया था 10 मिनट में। और कुछ लोग हमारे साथ थे, ये बच्चे भी थे, 3-4 लोग हम लोग लड़के थे। हाँ, यही तो समय बीत चुका था ज्यादा। घटना तो था लेकिन मुझे पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। बस इतना पता था लोग यहाँ पे 2-3 बच्चे गिरे हुए हैं, उसमें ढेर सारे मतलब मेरे बाजार के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से। तो हम भी बाहर में थे, लेकिन जब वहां से निकला तो सबको पता था बच्चा देर कर गया है। उसके बाद की घटना, और सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत है ये हमारे अस्पताल की भी है। वहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, वहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था, वहाँ पे वैसा कुछ भी सुविधा नहीं था जिसके वजह से इसका कुछ भी बढ़िया ट्रीटमेंट। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।